नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। और आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के मुताबिक एचआईवी संक्रमण दर में गिरावट दर्ज की गई। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल रुपया ER का पहला प्रायोगिक परिचालन शुरू करने की घोषणा की। भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए संशोधित विनियामक फ्रेमवर्क जारी किया। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए जमीन आवंटित नहीं होने पर केंद्र सरकार निधि में कटौती करेगी। केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष स्पष्ट किया है कि परिसीमन आयोग को जम्मू और कश्मीर के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा के पुनर्निर्धारण का प्राधिकार था और भारत 1 जनवरी 2023 को वासेनर अरेंजमेंट की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के मुताबिक एचआईवी संक्रमण दर में गिरावट दर्ज की गई है। विश्व एड्स दिवस पर नाको द्वारा जारी डेटा के मुताबिक वर्ष 2010 और 2021 के बीच भारत में एचआईवी संक्रमण की वार्षिक दर में 46% की गिरावट आई है। वहीं वैश्विक स्तर पर औसत 32% की गिरावट दर्ज की गई है। इसके अलावा एड्स से संबंधित मृत्यु दर में 76% की गिरावट आई है। नाको स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक संगठन है। ये राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की गतिविधियों के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। विश्व एड्स दिवस पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने भी कई पहलों की घोषणा की। इनमें प्रमुख हैं राष्ट्रीय डिजिटल रिपोजिटरी। ये एक डिजिटल हब है। यहाँ एचआईवी और एड्स से संबंधित सभी संसाधन सामग्रियां आम जनता के लिए उपलब्ध होंगी। इसके अलावा नाको का राष्ट्रीय डेटा हब, जो कि आंतरिक उपयोग के लिए प्रमुख रिपोर्ट्स, दस्तावेजों और नाको के सभी अनुमोदित डेटा के लिए केंद्रीय डिजिटल भंडार होगा। इसके अलावा तीसरा है #अब नहीं चलेगा अभियान। ये एचआईवी से संबंधित कलंक और भेदभाव को खत्म करने का अभियान है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर 1988 से विश्व स्तर पर मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 2022 की थीम इक्वलाइज थी, यानी बराबरी थी। इक्वलाइज का प्रचार वाक्य एचआईवी संक्रमित और प्रभावित आबादी में असमानताओं को दूर करने के लिए व्यवहारिक कार्रवाई करने और एड्स को समाप्त करने में मदद करने का आह्वान है। एचआईवी यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ये रोग संक्रमण से लड़ने वाली महत्वपूर्ण कोशिकाओं को नष्ट करके व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करता है। वर्तमान में एचआईवी के लिए कोई प्रभावी इलाज नहीं है। हालांकि उचित चिकित्सा देखभाल से एचआईवी को नियंत्रित किया जा सकता है। यदि एचआईवी का इलाज नहीं किया जाता है तो ये एड्स का रूप धारण कर सकता है। वर्ष 2021 में विश्व में एचआईवी से पीड़ित 52% बच्चों को विश्व स्तर पर एंटी रेट्रोवायरल उपचार प्राप्त हुआ था। अगली खबर अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। ये पेपर 3 का टॉपिक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल रुपया का पहला प्रायोगिक परिचालन शुरू करने की घोषणा की। आरबीआई ने खुदरा ग्राहकों और व्यापारियों के लिए केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा यानी डिजिटल रुपया रुपया जारी किया। इससे पहले आरबीआई ने थोक सेगमेंट में डिजिटल रुपए की शुरुआत की थी। इसके तहत द्वितीयक बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों के लेन देन के निपटान की सुविधा दी गई थी। शुरुआत में डिजिटल मुद्रा को नियंत्रित मात्रा में जारी किया जाएगा। इसमें मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर शहरों में एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक शामिल होंगे। ये बैंक कागजी मुद्रा के समान मूल्य वर्ग के डिजिटल टोकन जारी करेंगे। इस टोकन का उपयोग भुगतान करने और भुगतान प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। ये सीबीडीसी का एक अप्रत्यक्ष मॉडल है। खुदरा रुपया नकद का इलेक्ट्रॉनिक रूप होगा। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से खुदरा लेन देन के लिए किया जा सकेगा। ये निजी क्षेत्र, गैर वित्तीय उपभोक्ता और व्यवसायी सभी के उपयोग के लिए उपलब्ध होगा। क्योंकि ये केंद्रीय बैंक की प्रत्यक्ष देयता होगी, इसलिए ये भुगतान और निपटान के लिए सुरक्षित मुद्रा तक पहुंच प्रदान करेगा। सीबीडीसी या डिजिटल रुपया आरबीआई द्वारा डिजिटल रूप से जारी वैध मुद्रा है। ये फिएट करेंसी के समान है और फिएट करेंसी के साथ इसका विनिमय किया जा सकता है। सीबीडीसी जारी करने और प्रबंधन के लिए कई मॉडल हैं, जैसे कि प्रत्यक्ष मॉडल या इसे सिंगल टियर मॉडल भी कहा जाता है। इसके तहत केंद्रीय बैंक सीबीडीसी प्रणाली के सभी पहलुओं के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। इनमें डिजिटल मुद्रा जारी करना, खाता रखरखाव और लेन देन सत्यापन शामिल है। और दूसरा मॉडल है अप्रत्यक्ष मॉडल,
जिसे 2 टियर मॉडल भी कहा जाता है। इसके तहत केंद्रीय बैंक और अन्य मध्यवर्ती बैंक या फिर बैंक और कोई अन्य सेवा प्रदाता सभी अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। अप्रत्यक्ष मॉडल वर्तमान भौतिक मुद्रा प्रबंधन प्रणाली के समान है। इसके तहत बैंक आम लोगों के बीच नोटों के वितरण, खाता रखरखाव, KYC के लिए जरूरी नियमों का पालन और धन शोधन आदि जैसी गतिविधियों का प्रबंधन करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए संशोधित विनियामक फ्रेमवर्क जारी किया। इस फ्रेमवर्क का उद्देश्य बड़े आकार के UCBs बनने और अधिक जटिल व्यावसायिक गतिविधियों के संपादन की उनकी बढ़ती महत्वाकांक्षाओं के संदर्भ में शहरी सहकारी बैंकों की भावनाओं को संतुलित करना है। इस संशोधित विनियामक फ्रेमवर्क के तहत इस फ्रेमवर्क में विनियामक उद्देश्यों के लिए UCBs का वर्गीकरण किया गया है। इसमें टियर 1 के तहत सभी यूनिट UCBs और वेतनभोगी UCBs तथा 100 करोड़ रुपए तक की जमा राशि वाले अन्य सभी UCBs शामिल हैं। टियर 2 में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा और 1000 करोड़ रुपए तक की जमा राशि वाले UCBs शामिल हैं। वहीं टियर 3 में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा और 10,000 करोड़ रुपए तक की जमा राशि वाले शहरी सहकारी बैंक शामिल हैं और टियर 4 में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक जमा राशि वाले UCBs आते हैं। इसके अलावा न्यूनतम नेटवर्थ में भी संशोधन किया गया है। इसके तहत एक ही जिले में संचालित टियर 1 के शहरी सहकारी बैंकों की न्यूनतम नेटवर्थ 2 करोड़ रुपए होनी चाहिए। अन्य सभी टियर UCBs की न्यूनतम नेटवर्थ 5 करोड़ रुपए होनी चाहिए और जो UCBs वर्तमान में इन न्यूनतम नेटवर्थ के मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें चरणबद्ध तरीके से न्यूनतम नेटवर्थ प्राप्त करनी होगी। इसके अलावा जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात में भी संशोधन किया गया है। टियर 1 UCBs के लिए न्यूनतम CRAR को उनकी जोखिम भारित परिसंपत्तियों के 9% पर बरकरार रखा गया है और टियर 2 से टियर 4 के UCBs के लिए इसे संशोधित करके 12% कर दिया गया है ताकि उनकी पूंजी संरचना को मजबूत किया जा सके। टियर 2 से टियर 4 के UCBs जो वर्तमान में RWAs के 12% के संशोधित CRAR मानदंड को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें चरणबद्ध तरीके से इसे पूरा करना होगा। वहीं UCBs को आर्थिक रूप से मजबूत और सुप्रबंधित करने के लिए भी संशोधन किया गया है। इसके तहत 3% से ज्यादा का नेट NPA यानी निवल गैर निष्पादित परिसंपत्ति नहीं होना चाहिए। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान CRR या SLR मानदंडों के अनुपालन में कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ हो और साथ ही CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो तथा SLR यानी सांविधिक तरलता अनुपात का भी ध्यान रखा गया है। इसके अलावा आंतरिक प्रबंधन नियंत्रण प्रणाली मजबूत होनी चाहिए और बोर्ड में कम से कम 2 पेशेवर निदेशक होने चाहिए। साथ ही कोर बैंकिंग समाधान पूरी तरह से लागू होना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए जमीन आवंटित नहीं होने पर केंद्र सरकार निधि में कटौती करेगी। यदि राज्य सरकारें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि उपलब्ध कराने में असमर्थ रहती है, तो केंद्र सरकार अपने हिस्से की आवंटित राशि वापस ले सकती है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण केंद्र प्रायोजित योजना है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को अप्रैल 2016 में शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य मार्च 2022 तक ग्रामीण गरीबों के लिए 2.95 करोड़ मकानों का निर्माण करना था। ये योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुरू की है। इस योजना के लाभार्थियों का चयन सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर आवास से वंचन मापदंडों का उपयोग करके किया गया है। ग्राम सभा पात्र लाभार्थियों की पुष्टि करती है। इसमें अन्य योजनाओं के लाभों को शामिल करने का प्रावधान भी किया गया है, जैसे कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत LPG कनेक्शन दिया जाना। कोविड महामारी के कारण लक्ष्य प्राप्ति की समय सीमा को 2 साल और बढ़ाकर मार्च 2024 तक कर दिया गया है। नवंबर 2022 तक 2.06 करोड़ मकानों का निर्माण किया जा चुका है। हालांकि प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में काफी समस्याएं भी आई हैं, जैसे कि वित्त तक पहुंच नहीं थी। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में नया मकान बनाने के लिए सब्सिडी के रूप में 1,20,000 या 1,30,000 रुपए की राशि अपर्याप्त सिद्ध हो रही थी। इसके अलावा दूसरी समस्या ये भी थी कि अन्य योजनाओं के लाभों को इसमें शामिल कर दिया गया था। इससे अलग अलग अध्ययनों तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट से ये पता चला कि मनरेगा जैसी अन्य योजनाओं के साथ इसका पर्याप्त अभिसरण यानी कि इसको पर्याप्त रूप से मिलाया नहीं गया है। और इसके अलावा इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के भी कई इश्यूज आए। कुछ राज्यों में योजना के कार्यान्वयन में कमी रही। कुछ राज्य अपने हिस्से की राशि जारी करने में देरी करते हैं। इससे योजना की प्रगति काफी प्रभावित हो रही है।
केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष स्पष्ट किया कि परिसीमन आयोग को जम्मू और कश्मीर के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा के पुनर्निर्धारण का प्राधिकार था। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में हालिया परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया है। याचिका में ये तर्क दिया गया है कि परिसीमन कार्य संविधान के अनुच्छेद 170 का उल्लंघन करता है। इस अनुच्छेद के प्रावधान के मुताबिक देश में अगला परिसीमन वर्ष 2026 के बाद किया जाएगा। इस याचिका के जवाब में केंद्र सरकार ने कहा कि जम्मू कश्मीर में परिसीमन कार्य 2026 तक नहीं रोका जा सकता था, क्योंकि परिसीमन के पीछे मुख्य विचार नवगठित केंद्र शासित प्रदेश में तत्काल लोकतंत्र सुनिश्चित करना था। भारत के चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट किया कि निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन से संबंधित किसी भी कानून की वैधता के मामले में संविधान के अनुच्छेद 329A के तहत न्यायिक हस्तक्षेप की अनुमति नहीं है। मेघराज कोठारी बनाम परिसीमन आयोग मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि एक बार भारत के राजपत्र में आदेश प्रकाशित हो जाने के बाद इस तरह के आदेश को न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर में जो परिसीमन कार्य किया गया है वो वर्ष 2019 से पहले जम्मू कश्मीर के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन भारत के संविधान द्वारा शासित होता था और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन राज्य सरकार शासित करती थी। वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को निरस्त कर दिया गया था। इसके बाद विधानसभा और संसदीय दोनों तरह के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन भारत के संविधान द्वारा शासित होगा। परिसीमन का मतलब है जनसंख्या में परिवर्तन को दर्शाने के लिए लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं को पुनर्निर्धारित करने का कार्य। परिसीमन से समान जनसंख्या समूह के लिए समान प्रतिनिधित्व और भौगोलिक क्षेत्रों का उचित विभाजन सुनिश्चित किया जाता है, जिससे कि किसी भी राजनीतिक दल को अनुचित लाभ प्राप्त नहीं होता। ये कार्य परिसीमन आयोग संपन्न करता है। आयोग के आदेशों को किसी भी न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती। इससे पहले वर्ष 1952, 1963, 1973 और 2002 में परिसीमन आयोग गठित किए गए थे। परिसीमन कार्य पूर्ववर्ती जनगणना के आधार पर किया जाता है। भारत 1 जनवरी 2023 से वासेनर अरेंजमेंट की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। वासेनर अरेंजमेंट एक बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है। इसके तहत सदस्य देशों के बीच सूचनाओं का नियमित आदान प्रदान किया जाता है। ये पारंपरिक हथियारों तथा दोहरे उपयोग वाली प्रणालियों और प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण में पारदर्शिता और जिम्मेदारी को बढ़ावा देने का कार्य करता है। वासेनर अरेंजमेंट की स्थापना वर्ष 1996 में हुई थी। ये एक स्वैच्छिक निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है। इसके 42 देश सदस्य हैं। भारत वर्ष 2017 में वासेनर अरेंजमेंट में शामिल हुआ था। ये वासेनर अरेंजमेंट में शामिल होने वाला 42वां देश था। बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था स्वैच्छिक और गैर बाध्यकारी समझौता है। ये सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार को रोकता है। इनमें परमाणु, रेडियोलॉजिकल, रासायनिक, जैविक या अन्य हथियार शामिल हैं। MECR के तहत अन्य व्यवस्थाओं में शामिल हैं परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी NSG 1975। ये परमाणु और परमाणु संबंधी निर्यात के लिए दिशा निर्देशों को लागू करके परमाणु प्रसार को रोकता है। भारत NSG का सदस्य नहीं है। दूसरा है ऑस्ट्रेलिया समूह 1985। ये सुनिश्चित करता है कि परमाणु तकनीकों और सामग्रियों के निर्यात से रासायनिक या जैविक हथियारों के विकास में योगदान न हो। इसके भारत और यूरोपीय संघ सहित 43 सदस्य हैं। तीसरा है मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था यानी MTCR 1987। इसका उद्देश्य सामूहिक विनाश के हथियारों को ले जाने में सक्षम मिसाइलों और मानव रहित विमान प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकना है। ये कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि नहीं है। इसके भारत सहित 35 सदस्य देश हैं। चीन MTCR का सदस्य नहीं है। और आइए अब बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। व्यक्तित्व अधिकार। दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रसिद्ध हस्तियों के नाम, छवि और आवाज के गैर कानूनी उपयोग को रोकने के लिए एक अंतरिम आदेश पारित किया है और इस प्रकार इस आदेश से व्यक्तित्व अधिकारों का मुद्दा उजागर हुआ। व्यक्तित्व अधिकार किसी व्यक्ति के निजता या संपत्ति के अधिकार के तहत उसके व्यक्तित्व की रक्षा करने के अधिकार को दर्शाता है। व्यक्तित्व अधिकार उन प्रसिद्ध व्यक्तित्वों और मशहूर हस्तियों के अधिकार हैं जिनके नाम, आवाज, हस्ताक्षर या किसी अन्य व्यक्तित्व विशेषता का व्यावसायिक मूल्य है। व्यक्तित्व अधिकार बड़े पैमाने पर जनता को लामबंद और प्रभावित कर सकते हैं। DG यात्रा।
नागर विमानन मंत्रालय ने देश में 3 हवाई अड्डों के लिए डीजी यात्रा को आरंभ किया। डीजी यात्रा की कल्पना हवाई अड्डों पर यात्रियों के संपर्क रहित और निर्बाध आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए की गई है। ये फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। ये कागज रहित यात्रा की सुविधा प्रदान करती है। इसके उपयोग से हवाई अड्डे पर कई चेक पॉइंट्स पर बार-बार पहचान की जांच से बचा जा सकता है। इसमें आधार आधारित सत्यापन और स्वयं द्वारा ली गई एक फोटो को अपलोड करके डीजी यात्रा ऐप पर एक बार पंजीकरण जरूरी है। इसके तहत प्रत्येक यात्री को एक विशेष डीजी यात्रा आईडी दी जाती है। इसके अलावा एक संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में डीजी यात्रा फाउंडेशन की स्थापना की गई है। इसका उद्देश्य डीजी यात्रा सेंट्रल इकोसिस्टम का निर्माण करना है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने वैश्विक स्तर पर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022 जारी किया। इसके तहत विश्व के 172 शहरों में 200 से ज्यादा वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों की तुलना की जाती है। इस सूची में दुनिया के सबसे महंगे शहर के रूप में न्यूयॉर्क पहले स्थान पर है। इसके बाद सिंगापुर का स्थान है। EIU द इकोनॉमिस्ट ग्रुप का अनुसंधान और विश्लेषण प्रभाग है। द इकोनॉमिस्ट ग्रुप द इकोनॉमिस्ट न्यूज़पेपर की सहयोगी कंपनी है। EIU का गठन वर्ष 1946 में किया गया था। कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप। कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इंडिया के सहयोग से अटल इनोवेशन मिशन की एक पहल है। अटल इनोवेशन मिशन को नीति आयोग ने शुरू किया है। ये 1 वर्ष का गहन फेलोशिप प्रोग्राम है। इसका उद्देश्य ज्ञान सृजन को सुगम बनाना है, साथ ही इच्छुक सामुदायिक नवप्रवर्तकों को उनकी उद्यमिता यात्रा के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा संबंधी सहायता प्रदान करना है। कम्युनिटी इनोवेटर फेलो एक उद्यमशील मानसिकता वाला व्यक्ति होता है। इसके पास अपने उद्यम के माध्यम से सामुदायिक चुनौतियों को हल करने का विचार होता है। उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर। भारतीय तटरक्षक बल के ALH Mk3 स्क्वाड्रन को चेन्नई में कमीशन किया गया है। ये तटरक्षक क्षेत्र को मजबूत करने पर लक्षित है। ALH Mk3 हेलीकॉप्टर को स्वदेशी रूप से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने निर्मित किया है। इसमें अत्याधुनिक उपकरण लगे हुए हैं। इनमें तेज प्रकाश वाली सर्च लाइट, स्वचालित पहचान प्रणाली, तलाश और बचाव प्रणालियां शामिल हैं। ये उपकरण इस हेलीकॉप्टर को समुद्री टोह लेने में सक्षम बनाते हैं और साथ ही ये हेलीकॉप्टर दिन और रात दोनों समय पोतों से उड़ान भरकर कई गतिविधियां संचालित करने में सक्षम हैं। ग्रेट बैरियर रीफ। IUCN और यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर ने एक संयुक्त रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में GBR यानी ग्रेट बैरियर रीफ को खतरे में विश्व विरासत सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई है। रीफ के पतन में समुद्र जल का बढ़ता तापमान, कोरल ब्लीचिंग और क्राउन ऑफ थॉर्न्स स्टारफिश योगदान कर रहे हैं। आपको बता दें कि किसी भी विरासत स्थल को खतरे की सूची में शामिल करने से यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर विश्व विरासत कोष से तत्काल सहायता राशि आवंटित कर सकता है। साथ ही उस स्थल के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और ध्यान भी आकर्षित किया जाता है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड तट पर स्थित है। ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति तंत्र है। यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची। बैगेट को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। ये फ्रांस की सबसे लोकप्रिय ब्रांड है। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में मौखिक परंपराएं, निष्पादन कलाएं, सामाजिक प्रथाएं, अनुष्ठान आदि शामिल होते हैं। ICHL यानी यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची दुनिया भर से अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में एक कदम है। इस सूची में शामिल होने के 3 मानदंड हैं। सबसे पहला यह है कि विरासत को समुदायों, समूहों और व्यक्तियों द्वारा उनकी सांस्कृतिक विरासत के हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। दूसरा मानदंड है उसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया जाना चाहिए और समुदायों द्वारा उसे लगातार फिर से निर्मित किया जाना चाहिए। और तीसरा मानदंड है कि उन्हें पहचान और निरंतरता की भावना प्रदान करने वाला होना चाहिए। भारत में इस तरह की 14 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत हैं। अगला है हॉर्नबिल फेस्टिवल। नागालैंड में 10 दिन के हॉर्नबिल फेस्टिवल का आरंभ हुआ है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड की देशज योद्धा जनजातियों के सबसे बड़े समारोहों में से एक है। इस त्योहार का उद्देश्य नागालैंड की समृद्ध संस्कृति को पुनर्जीवित करना और उसकी रक्षा करना है। इसका नाम हॉर्नबिल के नाम पर रखा गया है। हॉर्नबिल एक उष्णकटिबंधीय पक्षी है। ये आदिवासी सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों, गीतों और नृत्यों में दिखता है। इसे वर्ष 2000 में डिजाइन किया गया था और इसे प्रत्येक वर्ष दिसंबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है।
अग्नि वॉरियर अभ्यास, ये सिंगापुर और भारतीय सेना के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास है। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। कमला देवी चट्टोपाध्याय, इनका जन्म कर्नाटक के मैंगलोर में हुआ था। वे विधायी सीट पर चुनाव लड़ने वाली पहली महिला थी। उनका मानना था कि महिलाओं के अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, पर्यावरणीय न्याय, राजनीतिक स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार सभी परस्पर संबंधित गतिविधियां हैं। वे वर्ष 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुई थी। उन्होंने कला और शिल्प को बढ़ावा दिया था और इसकी वजह से राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, संगीत नाटक अकादमी और भारतीय शिल्प परिषद की स्थापना हुई थी। उन्हें संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, रेमन मैगसेसे, पद्म भूषण, पद्म विभूषण आदि पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। उनके व्यक्तिगत मूल्यों में गांधीवादी मूल्य और समाज सुधार की भावना थी। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए। और अगर ये कंटेंट और जानकारी आपको पसंद आ रही है तो और छात्रों के बीच में भी इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी अपील के साथ विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।